अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से जो मेरे लेक्चर्स हैं उनको रेगुलरली देख रहे होंगे। आज हम अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का चैप्टर है उसके अंदर एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने यकीनन इसको पढ़ा होगा। स्पेसिफ़िकली आपकी जो इंटरमीडिएट है उसके अंदर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से केमिस्ट्री के अंदर थारोली पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये एक तरह की उसी जो टॉपिक है उसकी रिवीजन है और हम इसको कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक से रिलेट करते हुए जो स्पेसिफ़िक एग्जांपल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इसको क्या करें, डिस्कस करें। तो चलें हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। Our today's topic of discussion is hydrogen bonding and my name is Dr. ताहिर मकबूल। So as per previous routine सबसे पहले हम अपने objectives देख लेते हैं। जो points हम आज के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम एक प्रॉब्लम रेज करेंगे और उसी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के हवाले से जो है हम फिर हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है उसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सेकेंडली फिर हम हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ के हवाले से डिस्कस करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे विद कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ एज वेल एज अ सिंपल वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। थर्डली जो है वो देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और उस हाइड्रोजन बॉन्ड फार्मेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो क्या हैं। और फाइनली हम इसकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स, जो कि बहुत मेजर एप्लीकेशन है, सॉल्युबिलिटी एंड एसिड स्ट्रेंथ। ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ताकि इस टॉपिक को ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना किया जा सके। चलते हैं जनाब। हमारी एक ऑब्ज़र्वेशन जो आप लोगों ने क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं विद मॉलिक्यूलर वेट, और ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होता जाता है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है। ठीक हो गया, ये चीज़ थोड़ा सा अपने जहन में रखें और फिर इस ऑब्ज़र्वेशन को देखें कि वो कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन अटैच्ड होती है टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिनको हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का नाम देते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ अनयूजुअल होती हैं और स्पेसिफ़िकली जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से उनकी प्रॉपर्टीज़ अनयूजुअल होती हैं। ये एग्जांपल आपको देते हैं तो आपको इसकी क्लैरिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल, उसका मॉलिक्यूलर वेट 46 है, इट बॉयल्स एट 78 डिग्री सेल्सियस। जबकि जो डाईमिथाइल ईथर है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी 46 है, लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ -25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। आल्दो उन दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट वो सेम है, और दूसरा जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमेरिक हैं। आइसोमर्स का मतलब क्या है कि अगर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो दोनों के अंदर 2 कार्बन हैं, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक हो गया। तो दोनों बोथ दीज कंपाउंड्स दैट इज़ इथाइल अल्कोहल एंड डाईमिथाइल ईथर बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, सो दीज आर डिफरेंट कंपाउंड्स बट ड्यू टू सेम मॉलिक्यूलर वेट तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट शुड बी कंपेरेबल, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि इनके मॉलिक्यूलर जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो आप ऑब्ज़र्व करते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट क्या है कि इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रोपेन को अगर आप कंपेयर करें डाईमिथाइल ईथर से, तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर वेट 44 है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट -45 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ओनली 20 डिग्री का डिफरेंस है, और वहाँ पे 2 जो यूनिट है मॉलिक्यूलर वेट वो कम है। तो लेकिन अगर हम डाईमिथाइल ईथर को एथेनॉल के साथ कंपेयर करते हैं तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आइडेंटिकल है, लेकिन वहाँ पे जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री नहीं बल्कि मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है इसको रिमूव करने के लिए फिर हमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट या कोई ना कोई थ्योरी अप्लाई करनी पड़ती है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ गया कि
difference of 101 degree Celsius in boiling point of ethanol and dimethyl ether, although they have identical molecular weight, these are isomeric to each other. सो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट को देखना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जाके आपका जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, या हम कहते हैं कि जो उसका वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। इस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है, फिज़िकल प्रॉपर्टी दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, ये डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। तो अगर हम कहते हैं कि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट डाइमेथाइल ईथर से कितना 101 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस में क्लोज एसोसिएशन है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो डिफरेंस है, इसको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एथेनॉल मॉलिक्यूल्स। इसका अब ये क्लोज एसोसिएशन किस वजह से हो सकती है, ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। डेफिनेटली मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंट्रैक्शंस होती हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं, और जनरली हम उनको क्या नाम देते हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस का नाम देते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अंदर अगर हम पोलर बॉन्ड देखें या डाइपोल देखें तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है। तो इसका मतलब है कि अगर हम डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं कि एथेनॉल के अंदर स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन इसका मतलब लीड कर रही हैं टू अ वीक बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। क्योंकि यहाँ पे ये वो बॉन्ड है O और H के दरमियान जो कि पोलर है, जिनके दरमियान डाइपोल्स है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो डेफिनेटली यहाँ पे डाइपोल जनरेट होंगे। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर मॉलिक्यूल्स ने क्लोजली एसोसिएट होना है तो एक का नेगेटिव पार्ट दैट इज़ ऑक्सीजन एटम और दूसरे का पॉजिटिव पार्ट दैट इज़ हाइड्रोजन, इन दोनों की इंट्रैक्शन होगी। तो इसका मतलब ये जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है ये बेसिकली लीड करेंगी towards a weak bond formation between partially positive hydrogen atom of one molecule and partially negative oxygen atom of the other molecule। अब ये जो इंट्रैक्शन है ये लीड करती है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। ठीक है, तो अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एथेनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर देख लें। तो यहाँ पे ये हमारे पास अल्कोहल है ROH। अगर आप एथेनॉल का जिक्र करेंगे तो R विल बी इक्वल टू इथाइल। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या है, आपके पास पोलर है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्शियल और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन जो है वो ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इट कैन इंटरेक्ट विद द पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। सिमिलरली ये जो ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल का है वो तीसरा मॉलिक्यूल जो उसकी हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है, और इसी तरह ये कहानी आगे से आगे चलती रहती है। दूसरे लफ्ज़ों में ये मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गए, क्लोजली एसोसिएट हो गए। तो अब हम इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करना है। आपको पता है ना कि लिक्विड में मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं और गैस के अंदर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर हमने इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करना है तो हमें ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दूसरे लफ्ज़ों में टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक हो गया, चलें जी। सो अब हम प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो प्रपोज कर सकते हैं। जो प्रॉपरली स्पीकिंग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम कोवलेंटली बॉन्डेड टू अ स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब कौन सा हाइड्रोजन एटम है जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड है किसके साथ, टू अ स्मॉल, मतलब उसका साइज़ कम होना चाहिए, एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उसको क्या होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम, और उसकी कंडीशंस आपको बता दी, एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द
अदर मालिक्यूल, जब हम जनरली डिफ़ाइन करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तो हम अदर मालिक्यूल कहेंगे, तो बेसिकली हम इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम कोवलेंट बॉन्डेड टू अ स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड दूसरी स्पीशी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मालिक्यूल इज़ कॉल्ड इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या सिंपल आप इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। अब जो वीक बॉन्ड है उसको हम डॉटेड लाइन से, जैसे जो पिछली एग्जांपल अल्कोहल की हमने उसको रिप्रेजेंट किया, तो द वीक बॉन्ड डॉटेड लाइन फॉर्म्ड इवेंचुअली इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। वो जो डॉटेड लाइन है उसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। ये आगे दोबारा इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताऊँगा। सो अब ये दो टाइप की हो सकती है, अगर बिटवीन टू मालिक्यूल्स ये इंट्रैक्शन हो, यानी कि एक मालिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे का क्या, ऑक्सीजन, इनके दरमियान जो इंट्रैक्शन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो डॉटेड लाइन है वो इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। लेकिन अगर सेम स्पीशी हो, सेम मालिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, तो वो जो विद इन अ मालिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या ये बॉन्ड बनेगा उसको हम नाम देंगे इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके नतीजे के तौर पे ज़्यादातर केसेस के अंदर रिंग बनता है, क्योंकि एक ही मालिक्यूल में दोनों अटैच होते हैं, तो जब इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो रिंग कंप्लीट हो जाता है। इसको रिंग फार्मेशन या चिलेशन का नाम देते हैं। ठीक हो गया, चलें जी। अब हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें। अब ये बॉन्ड है, जब बॉन्ड आपने पढ़े हैं कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, आयनिक बॉन्ड, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम इसे कोवलेंट बॉन्ड देखें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड भी मौजूद है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक डॉटेड लाइन जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं वो बॉन्ड भी मौजूद है। तो इन दोनों बॉन्ड को अगर कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बहुत वीकर है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। इसके लिए हमें एनर्जी देखनी पड़ेगी। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है उसकी डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो 464 किलो जॉल पर मोल है। ये स्पेसिफिक एग्जांपल है अगर हम वाटर के अंदर इस केस को डिस्कस करें, तो वाटर के अंदर जो OH बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज़ 464 किलो जॉल पर मोल, जबकि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो डिसोसिएशन एनर्जी है, वाटर का नहीं जनरली जो हम बात कर रहे हैं, तो जो OH बॉन्ड है मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर, चाहे वो अल्कोहल के अंदर हो, वाटर के अंदर हो, अमोनिया के अंदर हो या HF के अंदर हो, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उसकी रेंज है 8 to 42 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, तो अगर आप 8 to मैक्सिमम 42 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी। अब ये रेंज क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल। ठीक है, तो इस वजह से जब बॉन्ड लेंथ कम या ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी जो एनर्जी हम स्पेसिफिक नहीं लिखते बल्कि एक रेंज में लिखते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ मालिक्यूल्स के अंदर इसकी जो डिस्टेंस बिटवीन दी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। उस वजह से जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो जनरल रेंज है वो है 8 to 42 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी। और अगर इसको कंपेयर करें OH कोवलेंट बॉन्ड से तो उससे ये बहुत कम है। तो इसलिए हम कहते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज़ वीकर, मच वीकर देन अ कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर हम इसको वंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ कंपेयर करें कि कोई कह दे कि ये बॉन्ड तो नहीं है, वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो तो हर मालिक्यूल्स के तमाम जो मालिक्यूल्स हैं उनके अंदर हो सकती हैं, किसी में कम होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं, तो ये वो भी तो हो सकती हैं। लेकिन फिर शुरू वाली बात आ जाएगी कि वो मालिक्यूल जिनके अंदर हाइड्रोजन अटैच होती है, स्मॉल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका बिहेवियर क्या हो जाता है, बाकियों से डिफरेंट हो जाता है। तो वो जो डिफरेंस होना है ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड जो है समझ लें एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो वो डिफरेंट होना ऑन द बेसिस ऑफ वंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेस हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो सभी में होती हैं। तो इसीलिए फिर OH जो बॉन्ड है उसकी फिर हम जो एनर्जी है उसको कंपेयर करते हैं जो नॉर्मली अकरिंग वंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो
उनकी जो रेंज है वो इन द विसिनिटी ऑफ 4 किलो जॉल पर मोल है, यानी कि वो अराउंड 4 किलो जॉल पर मोल होती हैं, जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू से भी क्या है, कम है। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो मिनिमम रेंज है दैट इज़ 8, तो 8 से ये क्या है, कम है, तकरीबन हाफ है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है दैन नॉर्मल वन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस, लेकिन ये मच सिग्निफिकेंटली वीकर है दैन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देख लें, बॉन्ड लेंथ की बात, बॉन्ड आपको पता, बॉन्ड जितना शॉर्ट होगा उतना स्ट्रांग होगा। तो OH बॉन्ड लेंथ जो अल्कोहल के अंदर है दैट इज़ 0.96 एंगस्ट्रम, वाइल OH जो हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ इक्वल टू 2.07 एंगस्ट्रम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यहाँ पे ये टेबल है स्लाइड के अंदर, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये शो किया गया है। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू 41.84 किलो जॉल पर मोल। वाटर के केस में OH जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज़ 29.29 किलो जॉल पर मोल है, और अमोनिया के अंदर 8.37 किलो जॉल पर मोल है। अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन यही वो एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है वाटर का, ये अमोनिया का और ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो वाटर के केस में आप देखें कि पर मालिक्यूल जो है ये दो हाइड्रोजन एटम दोनों ही इन्वॉल्व हैं इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, और इसके अंदर ये बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.69 एंगस्ट्रम से लेकर 1.79 एंगस्ट्रम की रेंज में है, जबकि जो आपका OH बॉन्ड है दैट इज़ 0.96 एंगस्ट्रम के इक्वलेंट है। ठीक हो गया। तो ये हम दोबारा भी इनको वाटर, अमोनिया और HF को दोबारा भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगली स्लाइड के अंदर। अब रिप्रेजेंटेशन है, नॉर्मली हम जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये Z और ये Y ये सेम भी हो सकते हैं और एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। ये हम देखते हैं, इनको लेबल करते हैं। Z क्या है, बेसिकली स्मॉल एंड स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और साइज़ क्या होगा, कम होगा। तो उसकी जो 3 मेंबर हैं दैट इज़ फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसके ट्रू मेंबर्स कहलाते हैं जो कि Z को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। Y जो है ये वो है जो कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करता है कि वो जो नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा उसको क्या कर सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है जो बेसिकली Y है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ये भी फ्लोरीन, नाइट्रोजन या जो हाइड्रोजन है वो Y से क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है क्या, लोन पेयर या उसका जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यानी कि उसके साथ क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो कर सकता है, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में देखा। अब Z और H ये क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो, Z को अगर हम लेबल करें वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है विद हाइड्रोजन। अब Z को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने के लिए उसके ऊपर एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। वो किस वक्त हो सकता है, जब Z जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन होगा। इसी तरह Y जो है उसको हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है। तो उसकी एग्जांपल्स भी क्या हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन हैं। ये दोनों Z और Y एक तरह के भी हो सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इसमें फैक्ट क्या है कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यही इतने नेगेटिव हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है। अब हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन से अटैच है, हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन से अटैच है, या हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से अटैच है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, ये फिर इतनी पॉजिटिव इनफ होगी कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है। और इसी तरह फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये इतने नेगेटिव इनफ हैं कि ये उस हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकें, इंटरेक्शन शो कर सकें या हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकें। ठीक है। तो घूम फिर के ये कहानी फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर ही आती है। ठीक हो गया।
अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इफेक्ट करती है। जो नॉर्मल वैन डर वाल इंट्रैक्शन है उसकी निस्बत इसकी कैपेसिटी, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से सर्टन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, इफेक्ट होती हैं, जिनके अंदर 3 हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आपने पहले भी पढ़ी होंगी। तो हम बेसिकली यहाँ पे 3 उनमें से डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वन है बॉइलिंग पॉइंट है। एक एग्जांपल इसकी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी जब स्टार्ट में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, तो कुछ एग्जांपल हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो 2 तरह की जो है ऑब्जर्वेशन है एज़ फार एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कंसर्न। पहली है कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज़ होंगी ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर होगी तो मॉलिक्यूल के दरमियान जो एसोसिएशन है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो जब वो एसोसिएशन इंक्रीज़ होगी तो वो बॉइलिंग पॉइंट जो उनके मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा हो जाएगा। सो एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्ट्स इन हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली अगर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंटरमॉलिक्यूलर ना हो, उसकी बजाय क्या हो जाए, इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, चिलेशन हो जाएगी, रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल्स की विद इन मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन होने की वजह से, विद इन वन मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन होने की वजह से उसकी दूसरे मालिक्यूल के साथ इंट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वो कम होगी तो अल्टीमेटली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होने की वजह से हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू बॉयल दी लिक्विड। दूसरे लफ्ज़ों में उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। सो चिलेशन ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्ट्स इन लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैन एक्सपेक्टेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड कर रही है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एसोसिएशन बिटवीन द मॉलिक्यूल, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड कर रही है टवर्ड्स द चिलेशन या रिंग फॉर्मेशन, दैट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उस सूरत में मॉलिक्यूल बाकी मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा, दूसरे जो अपने पेटी भाई हैं उनसे क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। आइसोलेट हो जाएगा तो उसको बॉयल करना ईजी हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे तो आपको क्लैरिटी मज़ीद हो जाएगी। पहली एग्जांपल है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, जिसको सैलिसाल्डिहाइड का नाम भी देते हैं, हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर देख लें। ये आपके पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है, जिसको सैलिसाल्डिहाइड भी कह रहे हैं, और ये आपके पास पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है। अब अगर हम देखें इन दोनों के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इस केस में ये बॉइलिंग पॉइंट लो है, इस केस के अंदर बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो लो किस वजह से हम पीछे बता चुके हैं, लो किस वजह से होगा, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चिलेशन हो रही है या रिंग फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये देखें। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है ऑफ दिस एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये इस पोजीशन में है कि ये इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर सके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, जो कि स्मॉल भी है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन आपके जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला ऑक्सीजन आपके वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई जो है वो नेगेटिव इनफ है इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए, और ये जो ऑक्सीजन है दैट इज़ जेड, ये इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉल है कि ये इस बॉन्ड को इतना पोलर कर रही है कि इस हाइड्रोजन के ऊपर इतना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रही है कि वो इतना पार्शियल पॉजिटिव हो जाए कि वो इस ऑक्सीजन के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच हो जाए। तो ऐसा ही होता है और ये जनाब एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। जब रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान इतनी इंट्रैक्शन नहीं रह सकती। ये ऐसे ही है जैसे कि आप 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, उन दो लोग बैठे हैं, उन्होंने अपना अपना मोबाइल अपने सामने रखा हुआ है, तो वो अपने ही अंदर बिज़ी हो गए, ठीक है ना, तो उनकी आपस में इंट्रैक्शन या बातचीत जो है वो नहीं होगी। लेकिन इस केस के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पोजीशन पे मौजूद है, पैरा पोजीशन पे मौजूद है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फासला है। अब ये फासला रिंग नहीं बन सकता, क्योंकि अगर रिंग इस हाइड्रोजन के साथ बनेगा तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाए, एटम इन्वॉल्व हो जाएंगे, बड़ा रिंग बनेगा। 5 से 6 मेंबर रिंग स्टेबल होता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे फिजिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे अगर इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इस OH की वजह
से वो क्या होगी, इंटरमालिक्यूलर होगी। यहाँ पे मालिक्यूल्स के दरमियान आपस में एसोसिएशन है, यानी कि दो लोग बैठे हैं और उनसे आपने उनके मोबाइल ले लिए हैं, उन्होंने घंटा 2 घंटे वहाँ बैठना है, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे इनकी आपस में विद इन मालिक्यूल इंटरेक्शन नहीं हो रही, तो क्या हो जाएगी, विद इन वन मालिक्यूल इंटरेक्शन नहीं है तो विद अदर मालिक्यूल्स अट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो एसोसिएशन इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे इंट्रा मालिक्यूलर होने की वजह से चिलेशन होगी, एसोसिएशन विद अदर मालिक्यूल्स कम हो जाएगी, ठीक है। तो नतीजा क्या होगा कि चिलेशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगी, मालिक्यूल एक मोनोमर की तरह, एक अलहदा यूनिट की तरह बिहेव करेगा, अलहदा यूनिट की तरह बिहेव करेगा, तो उसको वोलाटाइल करना या उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कंपैरेटिवली लो होगा। जबकि इस केस के अंदर क्या है, इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एसोसिएशन बिटवीन मालिक्यूल, यानी कि दूसरे जो सॉरी 4 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड के जो दूसरे मालिक्यूल्स हैं उनके साथ जो इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी, और नतीजे के तौर पे क्या होगा, उस एसोसिएशन को ब्रेक करना पड़ेगा वोलेटिलाइज करने पर, दूसरे लफ्ज़ों में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, या दूसरे लफ्ज़ों में इट इज़ हार्ड टू वोलेटिलाइज, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो देखें दोनों आपस में आइसोमर हैं, लेकिन एक का बॉइलिंग पॉइंट 240 डिग्री सेल्सियस है और एक का 196 डिग्री सेल्सियस है। दोनों के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन जस्ट एक के अंदर इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या चिलेशन है और दूसरे के अंदर क्या है, इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक हो गया। तो इस वजह से क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट में ये सिग्निफिकेंट वेरिएशन आ गए। चलें जी अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वाटर का मालिक्यूलर वेट 18 है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मीथेन आपकी जो है उसका मालिक्यूलर वेट 16 है और वो उसका बॉइलिंग पॉइंट -167.7 डिग्री सेल्सियस है। आप मीथेन नेचुरल गैस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो मीथेन जो है वो गैसियस स्टेट में है, जबकि वाटर आप देखें कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या होता है, तो यहाँ पे बेसिकली 267 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर मीथेन के और वाटर के अंदर। तो हालांकि इनके मालिक्यूलर वेट के अंदर सिर्फ 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो ये रीज़न क्या है, क्लोज एसोसिएशन ऑफ वाटर मालिक्यूल ड्यू टू इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपको स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं, इसमें हर जो वाटर मालिक्यूल है वो इसमें एक ऑक्सीजन जो है, अगर आप देखें ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, सपोज इस मालिक्यूल को आप देख लें, इस ऑक्सीजन के साथ ये 2 हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड हैं और दोनों ही 2 मालिक्यूल के साथ क्या हैं, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच हैं। सिमिलरली ये ऑक्सीजन इटसेल्फ हाइड्रोजन के साथ भी अटैच है। तो इसी तरह क्या होगा, ये नेटवर्क बन जाएगा और ये सेंटर वाली जो बेसिकली वाटर मालिक्यूल होंगे उसमें हर जो एक वाटर मालिक्यूल वो 4 दूसरे मालिक्यूल के साथ क्या होगा, घिरा हुआ होगा, और 2 उसमें कोवलेंट बॉन्ड होंगे OH और 2 उसमें क्या होंगे OH हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरे लफ्ज़ों में 4 मालिक्यूल जो हैं वो उसके अराउंड मौजूद होंगे, तो ये एक नेटवर्क बना देंगे। इस नेटवर्क को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगी। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने की वजह से ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट फ्रॉम लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। तो उस वजह से फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कंपैरेटिवली ज़्यादा। मीथेन के केस में इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, मीथेन कोई बॉन्ड पोलर नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना, नॉन पोलर मालिक्यूल है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है, ना वहाँ पे ऑक्सीजन है, ना फ्लोरीन है, ना नाइट्रोजन है। फॉर दैट रीज़न ये क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लो होगा। सिमिलरली एक और जो कंपैरिजन किया जाता है वाटर का अमोनिया के साथ और HF के साथ कंपैरिजन किया जाता है। अब वाटर जो है उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, हालांकि इन तीनों मालिक्यूल्स के अंदर आप वाटर देख लें, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमोनिया देख लें, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन फ्लोराइड देख लें, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन वाटर के केस में यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपका
वाई के तौर पे बिहेव कर रहा है, उसके पास 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के पास, ठीक है। और इसी तरह अगर हम एक मालिक्यूल के अंदर देखें तो 2 हाइड्रोजन एटम भी हैं, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन हैं और 2 लोन पेयर हैं। तो पर मालिक्यूल जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करते हैं तो वो आता है आंसर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मालिक्यूल, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। लेकिन जब हम अमोनिया के केस में देखते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट -33 डिग्री सेल्सियस है। रूम टेम्परेचर पे अमोनिया एक गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे नो डाउट 3 हाइड्रोजन हैं, वाटर के केस में 2 हाइड्रोजन है, इसके केस में 3 हाइड्रोजन है। लेकिन जो नाइट्रोजन है इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर है। दूसरे लफ्ज़ों में ये नाइट्रोजन सिर्फ एक मालिक्यूल के साथ क्या कर सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। तो पर मालिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वाटर के साथ कंपेयर करें तो बहुत लो हो जाता है। इसी तरह HF के केस में देखें, इसका बॉइलिंग पॉइंट 19.5 डिग्री सेल्सियस है। अमोनिया से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसके पास 1 हाइड्रोजन है लेकिन 3 लोन पेयर है। लेकिन अब इस 1 हाइड्रोजन होने की वजह से ज़ाहिर बात है एक मालिक्यूल के पास एक हाइड्रोजन है तो वो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है दूसरे मालिक्यूल के साथ। तो पर मालिक्यूल यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मालिक्यूल आता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इसको अगर वाटर से कंपेयर करें तो यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। इस तरह अमोनिया को अगर वाटर के साथ कंपेयर करें, वहाँ पे लोन पेयर एक है, 3 हाइड्रोजन है, लेकिन पर मालिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड ही एक बनता है। सिर्फ वाटर एक ऐसी स्पीशी है जिसमें 2 लोन पेयर हैं और 2 हाइड्रोजन है। इसकी वजह से पर मालिक्यूल वो क्या बना रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए वाटर हाईएस्ट हो गया है। अब अगर हम अमोनिया को HF के साथ कंपेयर करें तो HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, अमोनिया का कम है, ठीक है ना। दोनों का एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड नो डाउट पर मालिक्यूल बन रहा है, लेकिन HF का ज़्यादा क्यों है, क्योंकि HF के केस में फ्लोरीन है और अमोनिया के केस में नाइट्रोजन है। फ्लोरीन की पोलराइजेबिलिटी मतलब क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नाइट्रोजन की निस्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। उसका जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसका जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलराइज होगा, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो जिसके साथ ये थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड जिस फ्लोरीन के साथ ये इंटरेक्ट कर रही है, तो ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, क्रीब हो जाएगा, ठीक है ना। क्रीब होने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, लिहाजा इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिव टू अमोनिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वाटर के कंपैरिजन में इसका कम ही रहेगा, क्योंकि वाटर के केस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मालिक्यूल हैं और वहाँ पे एक नेटवर्क बन रहा है, जबकि इसके केस में कम है। तो इसके मॉडल भी मैंने शो किए हुए हैं, आपको बता देता हूँ। ये वाटर का ऑलरेडी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉडल शो कर चुके हैं। इसके अंदर जो येलो लेबल्ड है दैट इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप देख लेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स किस तरह क्लोजली एसोसिएटेड हैं। जबकि ये HF का केस है, HF के केस में आप देख लें ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है उनके दरमियान जिग जैग इसका बॉन्ड बनता है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनता है। ये आप देख सकते हैं नेट के ऊपर। और यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है ये अमोनिया को शो कर रही है, ग्रीन बॉल जो है ये नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। ये जो डॉटेड लाइन है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। जहाँ पे ये जो ग्रीन है ये फ्लोरीन है और ये जो वाइट है ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज़्यादा होने की वजह से ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल थे कुछ। अब यहाँ पे जो है अमाइन और इसी तरह अमाइन को कंपेयर किया गया है विद अल्कोहल्स, ठीक है, और अल्केन और ईथर्स के साथ भी इनको कंपेयर किया है। तो यहाँ पे हम 2 कैटेगरीज़ में देख सकते हैं। अल्कोहल्स और अमाइन दोनों के अंदर क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन ईथर्स और अल्केन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी इनमें जो ऑक्सीजन सपोज इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लेकिन उसके साथ डायरेक्टली या कोवलेंटली हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो लिहाजा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इन दोनों से तो इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम हो गए। आप कोई भी एक सीरीज़ देख लें तो यहाँ पे देख लें प्रोपेन -42, डाईमिथाइल ईथर -23.7, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से 78 और इथाइल अमाइन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 16.6 है। सो यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर है कि इन दोनों के दरम्यान नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए जो भी देखेंगे जिस भी सीरीज़ में आप इनको कंपेयर करेंगे सेम मॉलिक्यूलर वेट के साथ या कंपैरेटिवली
सेम मालिकुलर वेट के साथ, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट हमेशा अल्केन्स के और ईथर्स के कम होंगे, अल्कोहल्स और अमाइन के क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर अल्कोहल को अमाइन के साथ कंपेयर करें तो अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की निस्बत क्या है, स्मॉलर है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन के साइज़ में छोटा होने की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से अल्कोहल हमेशा क्या होंगी, अमाइंस जो कंपैरेटिवली अमाइन होगा उसकी निस्बत क्या होंगी, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइन है उसकी निस्बत हमेशा क्या होगी, ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी। ठीक हो गया, तो ये कंपैरिजन था अल्केन्स ईथर्स का अल्कोहल और अमाइन के साथ, और फिर अल्कोहल्स का अमाइन के साथ। तो पहली रीज़न क्या है कि अल्केन्स और ईथर के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, तो वो कम हो गया। ठीक है, अल्कोहल और अमाइन में अल्कोहल ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ कम, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, लेकिन साइज़ आपने देखा होगा पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं तो कम होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम शेल के अंदर ऐड हो रहे होते हैं। तो ऑक्सीजन का साइज़ कंपैरेटिवली नाइट्रोजन की निस्बत क्या होगा, कम होगा। नो डाउट उसका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना, तो साइज़ स्मॉल हो गया और दूसरी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये दो रीज़न्स की वजह से अल्कोहल्स का जो अमाइंस की निस्बत है कंपैरेटिवली जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। चलें जी, बॉइलिंग पॉइंट्स के हवाले से एक और कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन के अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें तो प्राइमरी का ज़्यादा है, सेकेंडरी का उससे कम है और टर्शियरी का उससे कम है। तो यहाँ पे रीज़न क्या है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, मोर सिग्निफिकेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद है। ठीक है, जबकि इस केस के अंदर सेकेंडरी की जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अब ये बीच में आ जाएगी। ठीक है, और लेकिन जब हम टर्शियरी अमाइन की बात करेंगे तो उस केस के अंदर क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक हो गया, सो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेकेंडरी के केस में 1 हाइड्रोजन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व होने के चांसेस कम हैं, जबकि हर मालिक्यूल के, जबकि हम प्राइमरी अमाइन के केस में नाइट्रोजन टर्मिनल पोजीशन पे भी है और दोनों हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो वहाँ पे जो सिग्निफिकेंस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है वो कंपैरेटिव टू सेकेंडरी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्राइमरी का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, सेकेंडरी का उससे कम होगा, और टर्शियरी में चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं तो उसका क्या होगा, सबसे कम होगा। दूसरी जो हमारी एप्लीकेशन है एज फार एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ कंसर्न वो है सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इन वाटर इज़ लोअर दैन पैरानाइट्रोफिनोल। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जब भी कोई कंपाउंड आप किसी मालिक्यूल के अंदर डालते हैं तो कोई भी जो आपका सल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर जब आप ऐड करते हैं तो वो बेसिकली इंटरेक्ट कर रहा होता है आपके सॉल्वेंट मालिक्यूल के साथ इन ऑर्डर टू गेट इट स्टेबलाइज सॉल्युबलाइज। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल वाटर के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, पैरा नाइट्रोफिनोल की ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की वाटर के साथ इंट्रैक्शन क्या है, कम है और पैरा की ज़्यादा है। ये क्यों है, अब ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे मौजूद होने की वजह से क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के केस में जो आपका सेकंड जो हमारी टाइप है दैट इज़ अफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर। यहाँ पे एग्जांपल है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल वाटर के अंदर जो है वो इज़ लोअर देन पैरानाइट्रोफिनोल। तो इट मींस के जो सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की वो कंपैरेटिवली कम है पैरा की निस्बत, हालांकि दोनों आइसोमेरिक हैं। तो इसकी रीज़न क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के अंदर चिलेशन हो सकती है या इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है,
क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे मौजूद है। अब ये OH बॉन्ड है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन Z को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ऑक्सीजन Y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकती है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड रिंग बना सकती है। तो ये जो चिलेशन है उसके नतीजे के तौर पे क्या हो रहा है, आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है वो कम हो रही है, क्योंकि ये आपस में मसरूफ़ हो गया, इसको वाटर के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो इंट्रामॉलिक्यूलर, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे कर लें। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू चिलेशन, यानी कि चिलेशन जो कि इंट्रामॉलिक्यूलर की वजह से है वो क्या कर रही है, इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि फिनोल और वाटर के दरमियान जो इंट्रैक्शन है उसको क्या कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है। ये ठीक है, ठीक है। और सेकेंडली जो सॉल्वेंट के साथ इसकी वजह से क्या है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है उसकी वाटर के साथ इंट्रैक्शन क्या हो रही है, वो हिंडर हो रही है, रिस्ट्रिक्ट हो रही है, जिसकी वजह से इसकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि पैरानाइट्रोफिनोल के केस में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस ऑक्सीजन से बहुत दूर है, जिसकी वजह से ये चिलेशन नहीं कर सकता। जब ये चिलेशन नहीं कर सकता तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी पैरानाइट्रोफिनोल है, इट कैन इंटरेक्ट विद दी वाटर मालिक्यूल दैट इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और उसके नतीजे के तौर पे क्या होगा, इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, फ्री टू इंटरेक्ट विद सॉल्वेंट मालिक्यूल थ्रू इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और नतीजा क्या निकलेगा, इसकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जितनी सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी ही सॉल्बिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो लास्ट इफेक्ट दैट इज़ इफेक्ट ऑन एसिड स्ट्रेंथ, इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। तो एसिड स्ट्रेंथ आपको पहले भी हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। एसिड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के ऊपर। अगर किसी चीज़ का, किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो वो एसिड भी स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ पे एग्जांपल है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दैट इज सैलिसाइलिक एसिड इज ऑलमोस्ट 40 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये दोनों की एग्जांपल है। ये पहली जो इक्वेशन है ये शो कर रही है 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, अगर ये प्रोटॉन लूज करता है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास सैलिसाइलिक एसिड है या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, ये अगर प्रोटॉन लूज करेगा तो ये कॉन्जुगेट बेस का बन जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है कि जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसाइलिक एसिड है ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है उसकी निस्बत ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है ये पैरा हाइड्रोक्सी की निस्बत स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है वो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है देन दिस कॉन्जुगेट बेस। तो रीज़न क्या है, रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ऑर्थो हाइड्रोक्सी के केस में ये जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, ये जो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, ये जैसे ही कॉन्जुगेट बेस बनता है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पोजीशन में है कि इसके साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ये रिंग बना दे। जब ये रिंग बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो चिलेशन है वो क्या कर रही है, या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इसके कॉन्जुगेट बेस को क्या कर रही है, स्टेबलाइज कर रही है। ठीक है, सो ऑर्थो हाइड्रोक्सी ग्रुप इज इन बेटर पोजीशन टू स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर चिलेशन। ठीक है, तो जब ये कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो डेफिनेटली इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। चलें जी, अब तक के लिए आज तक के लेक्चर के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।